हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। 3S क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम हल कर रहे थे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का गणित का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके हम 2 पार्ट सॉल्यूशन कर चुके। पिछले 2 पार्टों में हमने प्रश्न संख्या 12 तक हल कर लिया था। आगे देखें प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखो क्या कह रहा है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु का छिन्नक बनाए अपन, तो देखिए कैसे बनता है। इस प्रकार एक तरह से उल्टी बाल्टी, जो बाल्टी होती है हमारी वो किसका आकार होती है, शंकु के छिन्नक का। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप अर्थात परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। परिधियों का मतलब ये पूरी बाउंड्री और ये पूरी परिधि। तो बड़ी परिधि कितनी दी गई है हमारे को, 18, और छोटी परिधि हमारे को कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, पेपर को हमें कॉपी में किस प्रकार, प्रश्न को कॉपी में किस प्रकार हल करना था। तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। परिधियां यानी कि P1 का मान कितना दिया गया हमारे को, छोटी परिधि 6 सेंटीमीटर, और दूसरी यानी कि बड़ी परिधि कितनी दी गई हमारे को, 18 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें किन किन मानों की आवश्यकता होती है, स्मॉल r और कैपिटल R अर्थात R1 और R2 की आवश्यकता होती है, और तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तिर्यक ऊंचाई हमारे को दे दी गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें ना तो R1 का मान पता और ना ही R2 का मान पता, इसलिए हम क्या करेंगे, परिधियों का सूत्र लगा के पहले R1 व R2 के मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि परिधि P बराबर होता क्या है, 2 पाई R, तो पहली परिधि P1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, और दूसरी परिधि की बात करें अपन, P2 बराबर 2 पाई R2। तो यहाँ से P1 का मान यानी कि 2 पाई R1 का मान कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। इधर R2 अर्थात 2 पाई R2 दूसरी परिधि का मान कितना दिया गया है हमारे को, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से R1 का मान ज्ञात करें हम, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 पाई। इधर R2 का मान ज्ञात करें हम, तो 18 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 पाई। 2 से काटे तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 नाम 18। तो यहाँ से R1 का मान कितना हो जाएगा, 3/पाई। इधर R2 का मान कितना हो जाएगा, 9/पाई। अब चूंकि यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें, सूत्र। बिना सूत्र के हम प्रश्न को हल नहीं करेंगे, क्योंकि सूत्र लिखने के भी हमारे को नंबर मिलेंगे। अगर आपने सूत्र नहीं लिखा तो यहीं पर आपका नंबर कट जाएगा। सूत्र के नंबर फिक्स होते हैं। तो चूंकि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या होता है, पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2। पाई तिर्यक ऊंचाई L कोष्टक R1 प्लस R2, अर्थात दोनों त्रिज्याओं को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। ये R1 और क्या हो जाएगी, ये R2। तो यहां से एरिया बराबर पाई L का मान हमारे को कितना दिया गया है, 4, कोष्टक R1 का मान कितना आया यहां से, 3/पाई, प्लस R2 का मान कितना आया, 9/पाई। कितना आसान प्रश्न था ये। अब देखो दोनों का लैसे लेंगे हम, तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 पाई। लैसे कितना आएगा इसका, दोनों संख्याएं हर यानी कि दोनों हर सेम है,
तो लेस से वही संख्या हो जाती है, कॉमन बात है ये तो। अब पाई का भाग पाई में एक बार जाएगा, एक गुणा किससे होगा 3 से, तो कितना जाएगा 3। फिर पाई का भाग पाई में एक बार, फिर एक किससे गुणा होगा 9 से, कितना हो जाएगा ये 9। अब देखो ये ऊपर पाई और नीचे पाई गुणा में है, यानी कि ऊपर और नीचे ये भाग में है, तो क्या हो जाएगी तिरछी कट जाएंगी, यानी कि पाई से पाई क्या कट गया। तो ए बराबर क्या हो गया 4 गुणा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और कितना हो जाएगा ये 12 चौक 48। मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मात्रक यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभिष्ट छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपने इस प्रकार ऐसे कैसे किया है तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखें, 14वां प्रश्न। परीक्षा में प्रश्नों को देखें, घबराएं नहीं, बहुत आसान आसान प्रश्न आए अब की बार तो बिल्कुल। प्रश्न संख्या 14 है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर दिया गया है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 घन थे हमारे पास जिनकी भुजाएं क्या थी सेम, और दोनों का आयतन कितना है 64 घन सेमी। अब इन दोनों को क्या किया मिला दिया गया, दोनों क्या किया गया मिला दिया गया। तो इस प्रकार एक ये लंबा घनाभ बन जाएगा, क्योंकि अब की बार जब 2 घनों को अपन आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई तो हो जाएगी दुगनी, लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसका मतलब जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। तो देखो, चूंकि घन का आयतन दिया कितना गया हमें 64 घन सेमी, घन का आयतन होता क्या है बताओ, भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब, घन का आयतन v बराबर होता क्या है ए क्यूब। तो ए क्यूब का मान बताओ कितना दिया गया है 64। तो क्या लेंगे आप यहाँ से घनमूल लेने पर, तो 64 का घनमूल कितना होता है 4। तो यहाँ से भुजा का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब घन की भुजा कितनी आई 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा ए बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ऐसे 2 घनों को आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी 4 की डबल 8, लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहां से अतः घनाभ की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 4 का दुगुना हो जाएगा, क्योंकि 2 घन आपस में जोड़ेंगे, लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा। चौड़ाई b बराबर कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का क्या ज्ञात करना था हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ का कोई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि घनाभ का कोई आधार फिक्स नहीं होता। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो a बराबर 2 कोष्टक लंबाई का मान 8 गुणा चौड़ाई का मान 4, चौड़ाई का मान 4, ऊंचाई का मान भी 4, ऊंचाई का मान 4, लंबाई का मान कितना है 8। तो a बराबर 2 कोष्टक 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। तो यहाँ से a बराबर 2 कोष्टक 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा ये 80, 80 को 2 से गुणा करेंगे डबल कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। कितना आसान प्रश्न था ये भी, बस 2 गुणों को जोड़ के परिणामी जो घनाभ बना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या करना था, ओनली 2 घनों को जोड़ेंगे अपन तो लंबाई डबल हो जाएगी 4। देखो इतनी लंबाई ये और इतनी लंबाई ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि ये चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी ऐसे के ऐसे। शायद आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 15, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि 14वीं प्रश्नावली जो आपकी है माध्य क्या भवलक, इसमें संख्याएं चेंज हो सकती है और प्रत्येक प्रश्न की यहाँ पर संख्या चेंज होके आई है। माध्य के भवलक के जो भी प्रश्न थे उन सब के अंदर संख्याएं चेंज होके आई है। इसलिए हमें इन प्रश्नावलियों में अपने को तरीके आने चाहिए, संख्याओं से मतलब नहीं है, प्रश्नों को हमें रटना नहीं था। जिन विद्यार्थियों ने तरीके सीखे थे और तरीकों से हल किया था उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा इनमें, और जो प्रश्नों को रट रहे थे, यानी किताब के प्रश्नों को रट देते हैं कई, तो उनमें से एक भी प्रश्न नहीं आया। और दूसरी बात, अपने इस प्रश्नावलियों में जो 14वीं प्रश्नावली है किताब के अंदर, इसमें fx के मान और सिंगल संख्याओं के प्रश्न नहीं है, फिर भी fx के रूप के और सिंगल संख्याओं के प्रश्न आए हैं। इनको मैं वैसे भी ऑफलाइन क्लास में करवाया था, और देखो ये 15वां प्रश्न fx के रूप का ही है। ज्ञात क्या करना है इसमें, माध्य। तो करना क्या था, x का खाना इधर इस तरफ है और fi का खाना इस तरफ बना देते हैं ऐसे, xi और fi। x के मान कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब fi के मान कितने दिए गए हैं, 2 4 5 फिर 4 2 फिर 2। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे को हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, x की और f की। हमारे पास 3 विधियां होती है। प्रत्यक्ष विधि, f को किससे गुणा करा दें, x से, तो विधि कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि। यदि विचलन निकाल के हल गुणा कराएं, यानी कि d से fi di, तो विधि कौन सी हो जाती है, ये हमारी कल्पित माध्य विधि। और तीसरी, यदि हम ui का मान निकाल के गुणा कराएं fi से, तो विधि कौन सी हो जाती है, ये पग विचलन विधि। तो हमारे को यहाँ पर पग विचलन व कल्पित माध्य विधि की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कैसी थी, छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से कर देंगे और हमें क्या करेंगे, fi xi। और विधि का नाम भी नहीं दिया है, इसलिए जो आपको अच्छी विधि लगे उसी से प्रश्न को हल करें। तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब करना क्या था, सिग्मा fi xi का योग। 8 2 10, 10 और 15 25, 25 और 16 41, 41 और 10 51, 51 और 12 कितना हो जाएगा, ये 63। इधर सिग्मा fi का मान निकाले हम तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। अब सूत्र माध्य बराबर होता है क्या है, x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मान कितना है यहाँ पे 63, और सिग्मा fi का मान कितना था यहाँ पे 19। अब 19 का भाग देना था, 19 दूना 38, 19 30 57, 63 में से 57 गए, कितने बचेंगे 6। अब आगे कोई अंक नहीं है तो क्या लगाएंगे, जीरो, तो क्या लग जाएगा पॉइंट। अब 19 का फिर भाग दो 60 में, तो 19 दूना 38, 19 30 57, कितना बचेगा अब की बार 3, क्या लग जाएगा 0, 19 एकम 19। तो हमारा जो माध्य का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 3.31। आंसर बहुत आसान प्रश्न था, और 2 नंबर का प्रश्न था, ये भी बहुत इजी प्रश्न। अगला प्रश्न प्रायिकता से है, देखो प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे 5 सफेद कंचे। तो देखो लाल कंचे कितने दिए गए हैं 8, सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे 5, फिर हरे कंचे दिए गए हैं 2। तो बताओ कुल कंचे कितने हुए, कुल कंचे 8 5 13 और 2 15। अब पूछा क्या गया है, प्रायिकताएं पूछ रहा है। पहला प्रश्न है इसमें जो देखो प्रश्न पूरा पढ़े। एक डिब्बे में 8 लाल कंचे 5 सफेद कंचे 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, अब फर्स्ट पर्सन लाल है,
निकाला गया कंचा कैसा हो, लाल। अब ये बताओ कंचे के लाल होने की प्रायिकता, तो बताओ इस पूरे डिब्बे में लाल कंचे है कितने, 8, इसलिए अनुकूल लाल कंचे के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बताओ, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 8। लाल कंचे कितने हैं, 8, जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है वो संख्या में कितने हैं, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या बताओ इसमें कितनी हो गई, 15। तो कितने में से निकाले जा रहे हैं, 15 में से। तो यह सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र लिखना है। अगर सूत्र नहीं लिखा तो नंबर काटा जाएगा। प्रायिकता पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। अतः अभिष्ट प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बताओ कितने थे इसमें, 8, और कुल कितने हैं, 15। तो यह किसी से कट भी नहीं रहा, तो पहले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक इसी प्रकार इसका सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, हरा नहीं है, हरा नहीं है। अब यह बताओ प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ें, हरा नहीं है तो हरे कंचे कौन कितने नहीं है, देखो 2 तो हरे हैं, बाकी कह रहे नहीं है, इसका मतलब 8 और 5 13 कंचे हरे नहीं हैं। तो हरे कितने नहीं है बताओ, 13, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए, 13। अतः अब एक बार सूत्र लिख दिया, वापस सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है एक प्रश्न में। अतः अभिष्ट प्रायिकता पीई बताओ अनुकूल परिणाम कितने आए, 13, कुल परिणाम कितने आए, 15। तो इस सेकंड प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 13/15। बहुत आसान प्रश्न प्रायिकता के, छोटे छोटे से प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखें। आशा करता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो घुमा कर दिया हुआ हो, सीधे सीधे प्रश्न थे बिल्कुल अब की बार बोर्ड के अंदर। प्रश्न संख्या 17, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब देखो इनसे आसान प्रश्न क्या होंगे, सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल इजी हैं अब की बार। तो प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो ऐसे लिखेंगे आप, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है। बताओ कौन कौन से होंगे, प्रथम कौन सा आएगा 6, सेकंड कौन सा आएगा 12, 18, इस प्रकार कितनी संख्याएं आएंगी बताओ, 40 बार। कितनी बार आएंगी, 40 बार। तो इनका क्या करेंगे आप बताओ, ए का मान कितना हुआ इसमें, 6, क्या बनेगी, एपी बनेगी, 12 में 6 गया तो 6, 18 में 12 गया तो 6। जब विभाज्य की बात करें तो हमेशा हमेशा कौन सी सीरीज बनती है, समांतर श्रेणी, सबको पता है। तो यहां से प्रथम पद ए का मान कितना होगा, 6, सार्वंतर डी का मान 12 - 6 कितना हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा। और कुल पदों की संख्या कितनी है, 40। 40 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, S40 यानी कि पदों का योग ज्ञात करना है। S40 का मान कितना होगा, सम ऑफ 40 डिजिट यानी कि 40 डिजिट। तो चूंकि Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। तो Sn का मान कितना रखा जाएगा, 40, n का मान 40/2 कोष्टक 2 × a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 × d का मान कितना आ जाएगा, 6। तो S40 बराबर 40 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, ये 20, 6 दूना 12, 40 में से 1 गया कितना जाएगा, 39 × 6। अब सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार संख्याएं पहले क्या होंगी, 39 और 6 गुणा। अब कई बार कर क्या देते हैं विद्यार्थी, पहले जोड़ देते हैं फिर बाद में 6 से आराम से गुणा कराते हैं, जो कि गलत होता है। 12 + 6 का भाग 6 गुणा होगा किससे, 9 से, तो 6 नाम 54 हासिल लगी 5, फिर 6 × 18 और 5 कितना हो जाएगा, ये 23। अब S40 बराबर 20 कोष्टक, यानी किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को हल करना था। तो आगे देखें, 12 और 234 को जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 246। अब 246 को 20 से गुणा कराएं हम, तो 0 ऐसे कैसे,
2 छक्के 12, हासिल कितनी आ जाएंगी 3, 2 चौक 8, देखो 2 छक्के 12 हासिल लगी 3, फिर 2 चौक 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, हासिल लगी 1, 2 दूना 4 1 5। 1 मिनट का मिस्टेक हो गई इसमें। गुणा कराने में देखो, वापिस देखें एक बार, 0 ऐसे कैसे, 2 छक्के 12 हासिल लगी 1, 2 चौक 8 रे कितना होगा ये 9, हम वापिस फिर से गुणा करा दिए थे 5 से, 2 चौक 8 रे कितना हो जाएगा 9 और 2 दूना 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा S 50 का 4920, यानी कि 4920 S योग होगा। प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो 6 से वाज्य है उनका योग कितना निकल कर आएगा 4920 अर्थात 4920, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लंबा वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर इसके 2 पार्ट करेंगे हम। तो प्रश्न संख्या अगला 18, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारे को दिए गए हैं 2,3, ऐसे हैं, एक त्रिभुज है मान लिया ये ए बी और सी, तो ए के शीर्ष दे दिया 2,3, बी के शीर्ष हैं इसमें -1,0 और सी के शीर्ष हैं इसमें 2,-4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और यदि शीर्ष दिए हुए हों तो बहुत इजी प्रश्न होता है, एकमात्र सूत्र लगाना पड़ता है, सूत्र में संख्याएं रखे हल किए आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या माने अपन इसको x1 y1 x2 y2, किसी को मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, x3 और y3। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है 1/2 मोड ऑफ x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। सूत्र में संख्याएं रखें हम तो a बराबर 1/2 कोष्टक x1 का मान कितना बताओ 2, कोष्टक y2 का मान 0 माइनस y3 का मान -4, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +4, फिर x2 का मान कितना है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -1 क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर आगे y3 का मान कितना है -4, फिर माइनस y1 का मान कितना है 3, फिर प्लस x3 का मान कितना है 2, कोष्टक फिर y1 का मान कितना दिया गया है 3, माइनस y2 का मान कितना दिया गया है 0, तो 1/2 कोष्टक 4 और 0 कितना हो जाएगा 4 रहेगा, 4 किससे गुणा होगा फिर 2 से, कितना हो जाएगा ये 8, ये माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा -7, और प्लस का 2 कोष्टक कितना हो जाएगा 3, चाहो तो आप एक स्टेप इसमें बढ़ाए लो, आप 2 कोष्टक इसको भी क्या लिख लो 4, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है अपने को। तो a बराबर 1/2, अब 4 दूना कितना हो जाएगा ये 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, 7 एकम 7, 3 दूना कितना हो जाएगा ये 6, तो a बराबर 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 गुणा किससे होगा 1 से, कितना आएगा 21 एकम 21/2। अब देखो इस प्रश्नावली में हमारे को यहाँ पर मात्रक नहीं दिया हुआ होता, ना सेंटीमीटर ना मीटर ना किलोमीटर कोई पता नहीं होता, जब मात्रक नहीं दिया हुआ होता तो हमको मात्रक लिखना जरूरी होता है, और जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाता है वर्ग इकाई, सीधी अगर लंबाई की बात करें तो क्या लिख देंगे मात्रक इकाई, घन आयतन की बात करें तो क्या लिख देंगे आप घन इकाई, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा वर्ग इकाई, क्योंकि मात्रक के भी नंबर डिवाइड होते हैं, मात्रक लिखना क्षेत्रफल के आगे हमेशा हमेशा क्या लिखा जाएगा मात्रक, बिना मात्रक के हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते क्या है क्षेत्रफलक या आयतन है, इसलिए मात्रक से पता चलता है कि यह क्षेत्रफल है। आगे देखें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 देखें,
एक कक्षा के छात्रों का प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए हैं, इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक देखो मैं लिख देता हूं यहां पे प्राप्तांक और इधर छात्रों की संख्या। और एक ध्यान रखना, ये जो सेकंड नंबर का नीचे का खाना होता है ये हमेशा हमारा एफ का मान होता है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है ये, तो एफ आई। और प्राप्तांक वर्ग अंतराल के अंदर दिया गया है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। यह प्रश्न भी हमारी किताब में नहीं है, संख्याएं चेंज करके प्रश्न को दिया गया है। तो देखें आगे 0 से 10, अगला इसमें दिया मान दिया गया है 4, 28, 42, 20 और 6। ये हमारे छात्रों की संख्या है, अर्थात एफ पाई के मान दिए गए हैं। अब निकालना क्या है, माध्यक। अब माध्यक ज्ञात करने के हमारे पास 3 तरीके के 3 प्रश्न होते हैं और तीनों की अलग अलग विधियां होती है। यदि सिंगल संख्याएं दी हुई होती तो हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते, सम और विषम पदों की संख्या ज्ञात करते और उनके माध्यम से हल करते। यदि एफ आई एक्स आई के रूप में दिया हुआ होता तो हम सीधे ही संचयी बारंबारता ज्ञात करते, सी एफ का मान, और n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत जो x का मान होता वही क्या हो जाता, माध्यक। लेकिन यहाँ पर x का मान नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल वाले प्रश्न के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ता है। तो यह प्रश्न सूत्र से होगा। तो निकालना क्या पड़ेगा हमें, सबसे पहले CF अर्थात संचयी बारंबारता। तो CF के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले 4 ऐसे कैसे, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 32 और 42 कितना हो जाएगा 74, 74 और 20 कितना हो जाएगा 94, 94 और 6 कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर इनका योग करें आप तो 28 और 4 32, 32 और 42 कितना हो जाएगा, ये भी 74, 74 20 94, 94 और 6 कितना हो जाएगा ये 100। यह योग और यह योग सेम आना चाहिए, तब तो आपकी प्रक्रिया सही है, वरना गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर चेक करने का बहुत बढ़िया मौका होता है, चेक कर ले, दोनों मान सेम होने चाहिए। अब करते क्या है, n/2 का मान ज्ञात करेंगे तो 100/2 कितना हो जाएगा 50। n/2 का मान कितना है बताओ यहाँ से 50। अब n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 32 क्या कौन सी है 74, तो इसको क्या कर लिया जाएगा गोला। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को क्या कर दो आप, गोला कर दो। अब जस्ट इसके ऊपर वाला मान क्या रहता है CF, इसके साइड वाला मान क्या रहता है F। इसी लाइन में आगे चले अपन तो ये हमारा संगत वर्ग अंतराल होगा और इसकी निम्न सीमा क्या रहती है हमारा L का मान। यहाँ से हम मान छांट के लिख दें, बताओ CF का मान कितना आया 32, F का मान कितना आया 42, L का मान कितना आया 20 और वर्ग अंतराल H का मान कितना इसमें 10। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक m बराबर सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF, कोष्टक में लिखेंगे इसको, बटा F गुणा H। तो m बराबर L का मान कितना है यहाँ पर 20 प्लस n/2 का मान कितना है 50 माइनस CF का मान कितना आया 32 बटा F का मान कितना है इसमें 42 गुणा H का मान कितना है 10। तो m बराबर 20 प्लस 50 में से 32 गया कितना बचेगा 18, गुणा में कौन बैठा है 10, बटे में कौन आ गया 42। अब 18 और 42 किसी संख्या से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है, 6 3 18, 6 7 42। तो m बराबर 20 प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा 30 बटा क्या आ जाएगा 7। अब 20 प्लस पहले 7 का भाग दे लो 30 में, तो 7 चौके 28 कितना बचेगा शेष पर 2। आगे अंक है नहीं इसलिए क्या लगाएंगे 0, इसलिए क्या लग जाएगा पॉइंट। अब 7 दूना 14 कितना बचेगा 6, 7 8 56। तो 2 अंक तक पॉइंट के बाद 2 अंकों तक काफी होता है। अब इनको जोड़ें तो m बराबर 20 और 4 कितना हो जाएगा ये 24.28 अपना माध्यक का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 सिद्ध करने का है। अब यह प्रश्न आपका किताब की प्रश्नावली में से नहीं है, यह एग्जाम्पल है, प्रश्नावली 10वीं का एग्जाम्पल नंबर 2। और बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज भी हो गए थे कि प्रश्न बाहर से आ गया, बाहर से नहीं है, यह प्रश्न प्रश्नावली का ही है और बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20,
इसको सिद्ध करना है हमें। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। तो जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे अपन प्रचित्र बना दे। पहले यह हमारा वृत्त हो गया, केंद्र हो गया O, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है कौन, T। अब T से दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है P और Q पर। तो P को मिलाएंगे किससे अपन, T से, और Q को भी किससे मिला देंगे आप, T से। अब O को मिला दो P से और O को मिला दो Q से। अब देखो एक कोण तो बन गया ये कोण PTQ। और आगे कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं हो गई TP और TQ हो गई, केंद्र O हो गया और बाह्य बिंदु T हो गया। अब सिद्ध करना है हमें कि कोण PTQ बराबर होगा दो कोण OPQ का, OPQ अर्थात इसका यह डबल होगा। इस PQ को क्या करना था, हमें मिलाना था OPQ, और यह हमें एक तरह से रचना करके सिद्ध दर्शाना भी था। हमें यह वाला कोण ज्ञात करना है, जो ये वाला कोण है इस कोण का डबल होता है, यह हमें सिद्ध करना है। लिख देंगे यहां पर, प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर, चित्र बना दिया और हमें क्या करना है, अब सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर डबल होगा कोण OPQ का, यह हमें सिद्ध करना है। अब यह प्रश्न बहुत आसान था, एक ही तो सिद्ध करने का प्रश्न आया अब की बार, ना कोई प्रमेय आई ना कोई बढ़िया ढंग का प्रश्न आया, बड़ा प्रश्न नहीं आया, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आया है। अब यह बताओ अपन इस त्रिभुजों की बात, पहले बात चतुर्भुज की बात करें हम, तो जो ये स्पर्श रेखाएं और दोनों त्रिज्याओं से जो चतुर्भुज बनता है ये कौन सा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला कोण और इस वाले कोण का योग कितना होगा, 180। तो क्या करें हम, चूंकि हम जानते हैं, लिख देंगे यहां पे वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कोण PTQ प्लस कोण POQ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसको क्या लिख देंगे आप, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या करना है हमें, यह बताओ कि यह जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमारे को, छोटा सा OPQ त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यह त्रिभुज कौन सा होता है। देखो यह भी त्रिज्या और यह भी त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्याएं क्या होती है वृत्त के अंदर, सेम, और दोनों त्रिज्याएं सेम है, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब यह कोण और यह कोण क्या आएगा हमारा, बराबर। यह हमें सिद्ध करना है थोड़ा सा यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज OPQ में OP बराबर क्या है, OQ, और दोनों की दोनों क्या है, ये त्रिज्या है। क्या है ये, त्रिज्याएं। अब दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, अतः त्रिभुज OPQ कैसा त्रिभुज है बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब OPQ समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो चूंकि फिर लिखेंगे आप समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज चाहे कोई से भी हो, अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। यदि दो भुजाएं समान है तो दोनों भुजाओं के सामने वाला, अगर यह भुजा यह भुजा बराबर है, इसके सामने यह वाला कोण और इसके सामने यह वाला कोण क्या रहेगा, बराबर। अर्थात समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा हमेशा क्या रहते हैं, बराबर। तो इस त्रिभुज में देखें OP के सामने कौन सा कोण हो गया, OQP, और OQ के सामने कौन सा हो जाएगा, OPQ। अतः कोण OPQ बराबर क्या होगा, कोण OQP। इसको देंगे आप समीकरण नंबर 2। यहां तक आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा, पहली बात तो 180, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात,
यह जो त्रिभुज बनेगा हम इसको P और Q को मिलाएंगे। हम यहाँ पर रचना में लिख सकते हैं, आप रचना में लिख देंगे आप यहाँ पे कि P व Q को मिलाने पर। अब ठीक है, क्योंकि कई बच्चे तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि OPQ तो है ही नहीं, भुजा ही नहीं है, कोण कैसे बनेगा। इसके लिए मैं क्या करनी थी, रचना करनी थी। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आपको घूम जाना चाहिए था। अब देखो सेकंड तरीका क्या लगाया हमने कि यह त्रिभुज जो बनेगा हमारा कैसा बनेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर है। दोनों भुजाएं बराबर होने के कारण त्रिभुज कौन सा होगा, ये समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, इसलिए यह कोण और यह कोण क्या रहेगा, बराबर। इसको हमने क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 2। अब मुझे ये बता दो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो वापस पुनः क्या लिख देंगे हम, क्योंकि देखो पुनः त्रिभुज OPQ में तीनों कोणों को लिखो, POQ कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP। इन तीनों का योग कितना होगा, 180। अब मुझे ये बता दो कि सिद्ध करने में क्या आ रहा था, OPQ है ना, इसका मतलब देखो POQ OPQ, यहां से OQP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OQP की जगह क्या लिख सकते हैं हम, OPQ लिख सकते हैं। अरे इस वाले कोण की जगह यह वाला कोण लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बराबर। हमें इसका डबल करना है यह, इसलिए लिखेंगे आप समीकरण नंबर 2 से कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण, अब समीकरण 2 से OQP की जगह कौन सा कोण लिख सकते हैं, OPQ, कोण OPQ बराबर 180 डिग्री। अब फिर से देखिए कोण POQ प्लस, दोनों सेम है इसलिए कितने हो जाएंगे, 2, कोण OPQ बराबर 180, दोनों जुड़ गए ये। अब हम क्या करेंगे, यहां से कोण POQ का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि PTQ तो हमें ज्ञात करना है। तो यहां से कोण POQ बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 कोण OPQ, इसको देंगे आप समीकरण नंबर 3। यानी कि समीकरण 1 में PTQ प्लस POQ था, तो हमें को करना क्या था, कोण POQ का मान निकाल के समीकरण 1 में रखना है और कुछ नहीं करना। अब लिखेंगे आप यहां पे समीकरण 3 से कोण POQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं इधर रख देता हूं। देखो कोण PTQ प्लस कोण POQ की जगह लिख रहा हूं मैं 180 माइनस 2 कोण OPQ, क्योंकि समीकरण 3 से रख रहे हैं हम, तो 180 माइनस 2 कोण OPQ बराबर 180। अब पक्षांतरण करें हम तो इस मान को उधर ले चलो, तो कोण PTQ बराबर 180। अब 180 इधर किसका है, प्लस का, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 2 कोण OPQ है, किसका हो जाएगा उधर जाके, प्लस का, तो 2 कोण OPQ 180 से 180 कैंसिल, तो कोण PTQ बराबर कितना आ गया, ये बराबर, क्योंकि ये 2 आएगा ना इधर, तो प्लस का 2 कोण OPQ, तो कितना बचेगा, 180 से 180 कैंसिल, कितना बचेगा, 2 कोण OPQ। इस प्रकार आपका ये HP हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना था, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। वापस देखें, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर सिद्ध किया, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर होंगी तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इनके सम्मुख कोण क्या रहेंगे, बराबर। समीकरण 2 प्राप्त की। अब इसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब क्या किया हमने, इस OQP की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, OPQ, क्योंकि समीकरण 2 से दोनों आपस में क्या है, बराबर। दोनों जुड़कर कितना हो गया, 2, इसको उधर ले गए, किसका हो गया, माइनस का। तो यहां से कोण POQ का मान निकल कर आ गया। कोण POQ का मान निकाल के समीकरण 3 से किस में रख दिया, समीकरण 1 में। 1 में रखा, ये रख दिया 180 माइनस 2 कोण OPQ, कोण POQ की जगह। अब इसको उठाकर उधर ले जाएंगे हम,
तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 180 माइनस का और माइनस का 2 कोण OPQ क्या हो जाएगा प्लस का, 180 से 180 कैंसिल, कितना बचेगा 2 कोण OPQ। और यही तो हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।